हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आने पर हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1990 का सोमालिया दिखाया जाता है और सोमालिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर तेजी से आकर एक गाड़ी रुकती है, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में बैनर था। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया की एम्बेसी के लोग सोमालिया के सपोर्ट में यूनिवर्सिटी गेट के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। अब मूवी में आगे हमें सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु के एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है और एयरपोर्ट पर काफी लोग उतरते हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले फॉरेनर की आर्मी वाले तलाशी ले रहे थे। तभी एक फॉरेनर लेडी के बैग से वहाँ पर कीमती हार निकलता है, जिसे आर्मी वाले पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आगे वहाँ पर एक दूसरा फॉरेनर आदमी आता है, जो अपने डॉक्यूमेंट में रखकर उन आर्मी वालों को कुछ पैसे देता है और पैसा लेकर वो आर्मी वाले उसे वहाँ से जाने देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय सोमालिया में काफी करप्शन फैला हुआ था। उसी प्लेन से एक कोरियन आदमी भी उतरता है, जो आर्मी वालों को अपना पासपोर्ट दिखाता है, जिस पासपोर्ट पर डिप्लोमेट पासपोर्ट लिखा हुआ था, और उसे देखकर आर्मी वाले उसे आगे जाने देते हैं। इस आदमी का नाम कांग होता है और ये साउथ कोरिया का इंटेलिजेंट ऑफिसर था। कांग एयरपोर्ट से बाहर आता है, तब एक टैक्सी वाला कांग के पीछे पड़ जाता है, उसे टैक्सी लेने के लिए कहता है। पर कांग उस टैक्सी वाले पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और कांग उसे कहता है, मुझे कोई लेने आने वाला है। अब मूवी के अगले सीन में कांग काफी देर तक एयरपोर्ट के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक भी कोई भी लेने नहीं आया था। वहाँ पर वो टैक्सी वाला अभी भी कांग का इंतजार कर रहा था ताकि कांग उसकी टैक्सी ले ले। काफी देर इंतजार करने के बाद कांग को कोई लेने नहीं आता, तब वो उस टैक्सी वाले को बुला लेता है। पर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर कांग रुक जाता है। उस गाड़ी में कोरिया के एम्बेसडर हान सिंग सुंग थे, जो कि कांग से मिलते हैं और वो सभी सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलने जाने वाले थे। कांग अपने बैग में सोमालिया के प्रेसिडेंट के लिए साउथ कोरिया से कुछ गिफ्ट लेकर आया था। हान कांग का सूटकेस लेकर उसे ओपन करके देखता है, तो उस सूटकेस में ऐसा कोई भी गिफ्ट मौजूद नहीं था जो कि प्रेसिडेंट को पसंद आए, और इसलिए हान भी कांग पर नाराज होता है, तुम ये सब क्या ले आए। तब कांग कहता है, ये सब मेरा काम नहीं, मुझे क्या पता प्रेसिडेंट को क्या पसंद है। ये सारी बातें सुनकर हान कांग को कहता है, हमें जल्दी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए निकलना है, इसलिए तुम टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाना। हान वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है और उसके बाद कांग भी वहाँ से टैक्सी लेकर निकल जाता है। आगे कार में हान, उनका सेक्रेटरी गोंग और सोमालिया का ड्राइवर स्वामा थे। वे लोग सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे, पर तभी उनके पीछे से सोमालिया के विद्रोही ग्रुप के कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं। इन लोगों के हाथों में बंदूकें थी और ये लोग हान और बाकी लोगों को कार से बाहर निकालकर कार के अंदर से प्रेसिडेंट को दिए जाने वाले गिफ्ट निकाल लेते हैं और कार को पंचर करके वहाँ से चले जाते हैं। हान का ड्राइवर जख्मी हो चुका था, इसलिए हान उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब हान कहता है, तुम यहीं पर रुकना जब तक तुम्हारे लिए कोई मदद ना आ जाए। हान की प्रेसिडेंट के साथ बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो पैदल दौड़कर ही प्रेसिडेंट हाउस तक जाने लगता है। आगे हान और गोंग किसी तरह से भागकर प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचते हैं, पर प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उन्हें प्रेसिडेंट से मिलने नहीं देता और वो कहता है, क्योंकि आप लोग 15 मिनट लेट हो चुके हो, इसलिए आप लोगों की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। तभी हान वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम को देखता है और हान समझ जाता है कि ये सब नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम का ही किया धरा है। उन पर अटैक करना, उनके गिफ्ट चुरा के ले जाना, ये सब नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर द्वारा ही करवाया गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देशों के बीच में दुश्मनी होती है और ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आगे हमें ताई जुन की को दिखाया जाता है, जो कि नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वो उन विद्रोहियों की कॉलोनी में जाता है जिन्होंने हान पर अटैक किया था। ताई वहाँ रहने वाले बच्चों को खाना देता है और वो विद्रोहियों के लीडर से गिफ्ट का वो सूटकेस पैसा देकर ले लेता है, जो हान प्रेसिडेंट को देने जाने वाला था। आगे नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर रिम उन गिफ्ट को देखता है और रिम उन गिफ्ट को देखकर नाराज होता है, क्योंकि उसमें कोई कीमती चीज मौजूद नहीं थी और उन्होंने बेवजह ही इतनी मेहनत की थी। और रिम ताई को कहता है, तुम्हारा साउथ कोरिया के एम्बेसडर की मीटिंग को कैंसिल करवाना पॉइंटलेस रहा। तब ताई हंसते हुए कहता है, ये सब बस मैंने मजे के लिए किया। दूसरी तरफ एम्बेसडर हान अपने सेक्रेटरी गॉन के साथ बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग न होने की वजह से वो परेशान थे। और हान इंटेलिजेंस ऑफिसर कॉन्ग को बताता है, ये सब नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर का रचाया हुआ खेल था, वो लोग बस हमसे बैग लेना चाहते थे। नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को पता था कि हमारी कब और किसके साथ मीटिंग होने वाली है। शायद वो लोग हम पर जासूसी कर रहे और शायद हमारा कोई स्टाफ उनको इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा होगा। आगे हान अपने सेक्रेटरी को बाहर भेजता है, ये कहकर कि उसे कॉन्ग के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है।
आगे हान और कॉन्ग अकेले होते हैं। तब हान कहता है, मैं सेक्रेटरी के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता। इस एम्बेसी में 6 लोग रहते हैं, पर मैं तुम्हारे सामने ही अपने विचार रख पाता हूँ। और ऐसा कहकर हान और कॉन्ग दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तब कॉन्ग अपने पास से एक पेपर निकालकर हान को दिखाता है और यही सीन कट हो जाता है और कहानी में हमें 32 घंटे पहले का सीन बताया जाता है, जब कॉन्ग अफ्रीका के एक मार्केट में एक अमेरिकन पत्रकार से मिलने जाता है और पैसों के बदले वो पत्रकार कॉन्ग को कुछ फोटोग्राफ्स देता है। इन फोटोग्राफ्स में सोमालिया के वही विद्रोही थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। कॉन्ग हान को फोटो दिखाते हुए कहता है, इन फोटोग्राफ्स में विद्रोहियों के पास दिखाई देने वाली ये सारी बंदूकें नॉर्थ कोरिया में बनी है। अब मूवी में आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन बताया जाता है, जब एम्बेसडर हान अपने घर से अपनी कार लेकर निकल गया होता है और रास्ते में सोमालिया के लोगों की गरीबी देखकर सोच रहा होता है, सोमालिया में इस वक्त सिविल वॉर का माहौल है और ऐसे समय में कभी भी यहाँ पर वॉर हो सकती है और इसी कठिन परिस्थिति में विद्रोहियों के हाथों में हथियार आ जाना, इससे पता नहीं क्या होगा। इसलिए मुझे सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें आगाह करना होगा और उनके पास साउथ कोरिया की साइड लेने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं होगी। मैं सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलकर उनका सपोर्ट मांगूंगा ताकि साउथ कोरिया को यूएन की मेंबरशिप मिल सके। मूवी के अगले सीन में हान कॉन्ग के साथ सोमालिया के एक मिनिस्टर से मिलने जाता है और हान अकेले में उस मिनिस्टर से बातें करते हुए कहता है, मिनिस्टर, क्या आप जानते हो कि नॉर्थ कोरिया यहाँ के रेबल ग्रुप को हथियार सप्लाई कर रहा है? तब मिनिस्टर कहता है, ये सब अफवाहें है। तब हान उस मिनिस्टर को मैगजीन में छपी हुई विद्रोहियों की फोटो दिखाते हुए कहता है, इन फोटो में जो विद्रोहियों के पास गन है ये सारी नॉर्थ कोरिया में बनी है। आपने नॉर्थ कोरिया से अपनी आर्मी के लिए हथियार मांगे थे, पर वो तो आपके विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर मिनिस्टर कहता है, मिस्टर हान, ये सारी आर्मी के बीच होने वाली डील्स की बात है, इन सब बातों को छोड़ो और आप क्या चाहते हो वो बोलो। नॉर्थ कोरिया ने हमारे काफी सारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से लॉबिंग कर रखी है ताकि वो लोग आपको यूएन की मेंबरशिप मिलने से रोक सके। और मुझे साउथ कोरिया कंट्री अच्छी लगती है और मेरी आपसे अच्छी दोस्ती भी है। आपको यूएन की मेंबरशिप चाहिए और हमारे प्रेसिडेंट यूएन में स्पीच देने वाले हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट से मिलना है तो मुझे $50,000 देने होंगे। प्रेसिडेंट से मिलने के लिए मिनिस्टर को पैसों की मांग करते हुए देख हान पूरी तरह से चौंक जाता है और रेस्टोरेंट से निकलते हुए हान कॉन्ग को कहता है, इनकी पूरी सरकार में चोर बैठे हुए हैं, हम इनसे कूटनीतिक संबंध कैसे बनाएंगे। तभी हान और कॉन्ग देखते हैं कि सोमालिया का फॉरेन मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम से मिल रहा था और फॉरेन मिनिस्टर की गाड़ी में पैसों के बैग रखे जा रहे थे। ये सब देखकर हान एम्बेसडर रिम से जाकर मिलता है और उन्हें कहता है, आपको रूल्स के साथ खेलना चाहिए। तब एम्बेसडर रिम कहता है, और आप क्या कर रहे हैं? मिनिस्टर को बोल रहे हो कि विद्रोहियों के पास जो हथियार है वो हमारे देश ने भेजे हैं। एम्बेसडर हान, मैं आपसे 20 साल पहले से अफ्रीका में काम कर रहा हूँ और आपको लगता है इस प्रकार के स्टंट करने से आपको यूएन की मेंबरशिप मिल जाएगी। दोनों एम्बेसडर बात कर ही रहे होते तभी उन्हें पास से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और वो लोग देखते कि होटल के बाहर दंगे फसाद शुरू हो चुके थे, लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तभी फॉरेन मिनिस्टर की गाड़ी वापस होटल के अंदर आ जाती है और हान फॉरेन मिनिस्टर से पूछता है, बाहर क्या हो रहा है? तब फॉरेन मिनिस्टर कहता है, विद्रोहियों ने बाहर दंगे शुरू कर दिए हैं और इनकी मांग है कि इनके इस्लामिक लीडर जिसे गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है उसे रिलीज किया जाए। तब हान पूछता है, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? तब मिनिस्टर कहता है, सारे रास्ते बंद है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, पर जल्द ही स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। अब हान और कांग को दोनों को मजबूरी में होटल में ही रुकना पड़ता है। अब उनके घर में हांग की वाइफ किंग, हांग का सेक्रेटरी गोंग और उसकी वाइफ पार्क और उनकी मेड ये सभी हान की चिंता कर रहे थे। तब हान की वाइफ सभी से कहती है, हम हान का वेट करेंगे और उनके लिए प्रेयर करेंगे। आगे वो सभी मिलकर हान और कांग के लिए प्रेयर करने लगते हैं। तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलते तो दरवाजे के बाहर हान का ड्राइवर स्वामा था, जो कि घायल था और देखने से ऐसा लग रहा था कि स्वामा को किसी ने बहुत ही मारा हो। आगे वो सभी लोग स्वामा को घर के अंदर लाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। तब मेट देखती है कि स्वामा के रुमाल पर विद्रोही ग्रुप का नाम लिखा हुआ था, जिससे उन्हें शक होता है कि स्वामा ही विद्रोही ग्रुप में शामिल हो सकता है और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें स्वामा की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो लोग स्वामा को वापस बाहर छोड़ के आ जाएंगे तो वो शायद मारा जाएगा और स्वामा विद्रोही नहीं हुआ तो ये गलत होगा, और अगर स्वामा विद्रोही हुआ और इन लोगों ने स्वामा की मदद की तो पुलिस उन्हें विद्रोही की हेल्प करने के जुर्म में अरेस्ट भी कर सकती थी। तभी दरवाजे की वापस बेल बजती है और इस बार बाहर पुलिस थी और पुलिस जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर हान और कांग भी आ जाते हैं। तब पुलिस वाला उन्हें बताता है, आज जिस आदमी ने शहर में दंगे कराए हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं।
तब कॉन्ग कहता है लेकिन ये जगह तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट की है और तुम इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। तब वो पुलिस वाला उनसे उनकी आईडी मांगता है और हान अपनी आईडी उस पुलिस वाले को दे देता है। आईडी देखकर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद सेक्रेटरी हान को स्वामा के बारे में बता देता है। तब हान और कांग दौड़ते हुए इस कमरे में आते हैं जहाँ पर स्वामा मौजूद था, पर उन्हें उस कमरे में कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्वामा हान के घर से भाग रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है और स्वामा का पीछा करने वाले पुलिस वाले स्वामा पर हमला करते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब अगले दिन सुबह सोमालिया की सड़कों पर रेबेल ग्रुप अपने पर्चे फेंकते हुए जा रहा था और रेबेल ग्रुप चाहता था कि सोमालिया के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए। और रेबेल ग्रुप के लीडर जनरल अदीद ने सभी देशों की एम्बेसी को फैक्स किया था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं जनरल अदीद यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस का लीडर हूँ। मैं सोमालिया में मौजूद सभी एम्बेसी को आगाह करना चाहता हूँ कि किसी ने भी सोमालिया के प्रेसिडेंट बारे की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या किसी भी देश ने इस गवर्नमेंट को पॉलिटिकल या मिलिट्री सपोर्ट देने की कोशिश की तो उनके साथ बहुत ही बुरा होगा। इन सब माहौल को देखकर हान की वाइफ बहुत ही डरी हुई थी और वो सब कुछ वापस छोड़कर साउथ कोरिया जाना चाहती थी। तब हान उसे कहता है, तुम सियोल के लिए निकल जाना, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं आया तो मेरी जिंदगी भर की मेहनत खराब हो जाएगी और जिस पोजीशन पर मैं हूँ वहाँ से मुझे हटा दिया जाएगा। मूवी के अगले सीन में हान कॉन्ग के साथ ट्रेवल एजेंसी पर आता है अपनी वाइफ को वापस भेजने का इंतजाम करने के लिए, पर वो लोग देख रहे थे वहाँ पर चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, लोग लोगों की दुकानें लूट रहे थे। तब हान कॉन्ग को आकर बताता है, ट्रेवल एजेंसी बंद हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, हमें ब्रोकर के जरिए टिकट लेने का इंतजाम करना होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ कैश मौजूद है? तब कॉन्ग कहता है, यहाँ के सारे बैंक बंद है और सभी सरकारी दफ्तर भी बंद है। दूसरी तरफ रेबेल ग्रुप का यह विरोध लगातार उग्र हो रहा था और पुलिस भी अब भागने लगी थी। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि सोमालिया के लोग साउथ कोरियन एम्बेसी पर भी हमला करने पहुंच गए थे। तब हान अपने लोगों से बोलकर वहां पर रखे सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट को जलवा देता है ताकि एम्बेसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसी के हाथ न लग जाए। भीड़ और ज्यादा उग्र होकर आगजनी करने लगी थी और वो पत्थर फेंकने लगी थी और वहां मौजूद सभी लोग बचाव कार्य में जुट गए थे। तभी वहां सोमालियन आर्मी के लोग भी टैंक लेकर पहुंच जाते हैं और वो हमला करने वाले लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, उन्हें पीछे ढकेलने लगते हैं और देखते ही देखते आर्मी के लोग कई लोगों को घायल कर देते हैं और कई लोगों को मार भी देते हैं। पत्थर फेंकने और आगजनी के कारण साउथ कोरिया एम्बेसी के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था और यही हॉल नॉर्थ कोरिया एम्बेसी का भी था। रेबेल लोगों ने सारे रेडियो स्टेशन भी अपने कब्जे में ले लिए थे और किसी को फोन भी नहीं लग रहा था, तो एम्बेसी के लोग साउथ कोरिया तक अपनी न्यूज नहीं पहुंचा पा रहे थे। आगे कॉन्ग गाड़ी लेकर पुलिस चीफ से मिलने जाता है, पर तभी ऑफिस के बाहर ही उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाला कॉन्ग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है उनसे मिलने के लिए? तब कॉन्ग कहता है, सारी फोन लाइन डेड हो चुकी है, तो मैं अपॉइंटमेंट कैसे लेता? तब पुलिस वाला कहता है, तो चीफ आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत ही बिजी चल रहे हैं और वैसे भी पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी है, तो आप लोगों से आपके राइट छीन लिए गए हैं। तब कॉन्ग उस पुलिस वाले से नाराज हो जाता है, तो वो पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालकर कॉन्ग के सर पर रख देता है। तब कॉन्ग देखता है कि ऊपर ही खड़े होकर कमिश्नर भी ये सब देख रहा था। तब कॉन्ग अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है और चिल्लाने लगता है, मैं कोरियन काउंसलर हूँ और मैं यहाँ पर एम्बेसी का मैसेज लेकर आया हूँ। सोमालियन पैसों की कीमत टॉयलेट पेपर जैसी हो गई है और अगर तुम्हें अमेरिकन डॉलर चाहिए तो हमारी एम्बेसी को प्रोटेक्ट करो। ये सारी बातें ऊपर खड़ा हुआ कमिश्नर भी सुन रहा था और पुलिस वाला भी रुक जाता है। आगे कॉन्ग के साथ पुलिस की एक टीम भेज दी जाती है एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब पूरे देश में दंगे फसाद चालू हो चुके थे, लोग सड़कों पर आ चुके थे और वो आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। सभी रेबेल लोगों के पास हथियार भी पहुंच चुके थे, इसलिए वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को सरेआम पकड़कर उन्हें मारने लगे थे। हान और उसकी टीम भी किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। तब एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर कहता है, यहाँ पर मौजूद सारे लोग प्लेन के द्वारा यहाँ से भागने के लिए आए हैं, क्योंकि आप डिप्लोमेट है इसलिए आप चाहते हैं कि हम लोग आपको प्लेन में भेज दें, पर बिना गवर्नमेंट परमिशन के हम ऐसा नहीं कर सकते। तब हान कहता है, हम हमारी गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या हम आपके कंट्रोल टावर से केन्या में मौजूद कोरियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं? तब एयरपोर्ट ऑफिसर कहता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अब साउथ कोरियन एम्बेसी के लोगों के पास सोमालिया से जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था और पूरा सोमालिया आग से धू-धू कर जल रहा था। यही हालत नॉर्थ कोरिया एम्बेसी में मौजूद लोगों की भी हो रही थी, वो भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और काउंसलर रिम और उनकी फैमिली इसको लेकर परेशान थे। आगे रेबेल लोग नॉर्थ कोरिया एम्बेसी में घुस जाते क्योंकि वहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिसके कारण एम्बेसी में मौजूद काउंसलर और सेक्रेटरी की फैमिली डरने लगी थी।
और रेबेल लोगों का ग्रुप एम्बेसी से सामान ले जाने लगा था। इसी बीच नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर ताई उन रेबेल लोगों से लड़ने लगता है। तब रेबेल लोग बुरी तरह से ताई को पीटने लगते हैं। तब उन रेबेल लोगों का लीडर उन्हें आकर रोकता है और वो ताई से कहता है, तुमने पहले मेरी मदद की थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब हमारे बीच कोई भी उधारी नहीं रही, पर अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमारे भाई लोग अगर यहाँ पर पहुँच गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। और ऐसा कहकर रेबेल लोग उस घर से निकल जाते हैं। आगे नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर और वहां मौजूद लोग तय करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से अपनी जान बचानी होगी और उसके लिए उन्हें किसी भी तरह से बचकर चाइनीज एम्बेसी तक जाना होगा। आगे एम्बेसी में मौजूद सभी लोग और एम्बेसडर की फैमिली चाइनीज एम्बेसी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी आगे एम्बेसडर देखते हैं कि उनके सामने साउथ कोरिया एम्बेसी थी और उसे अभी भी पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखा था। ये देखकर एम्बेसडर अपनी फैमिली को देखता है और साउथ कोरिया एम्बेसी से हेल्प मांगने के बारे में सोचने लगता है। तब काउंसलर ताई उन्हें कहता है कि आप साउथ कोरिया एम्बेसी से भीख मांगोगे, जो हमारे बच्चों को अपना दुश्मन समझते हैं। तब एम्बेसडर रिम ताई को कहता है, यहाँ पर हमारी जान की पड़ी है और तुम उनसे दुश्मनी के बारे में सोच रहे हो। अब मुझे तभी रोकना जब तुम्हारे पास इससे बेटर कोई आइडिया हो। आगे नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम और उनकी फैमिली साउथ कोरिया एम्बेसी के सामने खड़ी हो जाती है और एम्बेसडर रिम एम्बेसडर हान से मदद की गुहार करने लगते हैं। तब हान उनसे पूछता है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? तब एम्बेसडर रिम कहते हैं, हमारी एम्बेसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। हमारी फैमिली को अंदर ले लीजिए, उनकी जान बच जाएगी। तभी वहाँ पर रेबेल लोग पहुँच गए थे और वो सड़कों पर गोलियां चलाने लगे थे, जिसे देखकर एम्बेसडर रिम और उनकी फैमिली एम्बेसी के गेट के पास ही छिप जाते हैं। तब रेबेल लोग भी एम्बेसी के पास तक पहुँच गए थे और वो एम्बेसी पर गोलियां चलाने लगे थे। तब एम्बेसी के सिक्योरिटी गार्ड भी रेबेल लोगों पर गोलियां चलाने लगे थे और मजबूरन रेबेल लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। आगे साउथ कोरिया के एम्बेसडर हान बहुत देर सोचते हैं और वो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम और उनकी फैमिली की हालत देखकर मानवता के लिए उन्हें अंदर लाने का फैसला लेते हैं। आगे कॉन्ग सभी बच्चों और सभी बड़े लोगों की तलाशी लेकर उनके पासपोर्ट लेकर उन्हें एम्बेसी के अंदर बुलाता है। तब वहाँ मौजूद पुलिस वाले कॉन्ग से कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत लोग हो चुके हैं, हमने इतने लोगों के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ली थी। अगर आप लोगों को इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करवाना है तो हमें और पैसा देना होगा। आगे नॉर्थ कोरिया एम्बेसी से आए सभी लोगों को खाना परोसा जाता है और फिर एम्बेसडर हान उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, पर नॉर्थ कोरिया एम्बेसी से आए लोग खाने को नहीं खा रहे थे। उन्हें शक हो रहा था कि खाने में कहीं जहर तो नहीं मिलाया गया। ये देखकर एम्बेसडर हान एम्बेसडर रिम के सामने वाले बाउल को उठाकर उसमें से खाने लगते हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया एम्बेसी के लोगों को विश्वास हो जाए कि उनके खाने में कुछ भी नहीं मिलाया गया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया एम्बेसी से आए सभी लोग बहुत भूखे थे, इसलिए वो तेजी से खाना खाने लगते हैं। आगे नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम को डायबिटीज था, इसलिए उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी। तब हान एम्बेसडर रिम को इंसुलिन का इंजेक्शन लाकर देता है। ये इंसुलिन मेरा सेक्रेटरी गोंग लेता है, इसलिए मैंने उससे कुछ उधार ले ली। आगे हान रिम से प्रश्न करते हुए पूछता है, उन लोगों ने आप ही की एम्बेसी को क्यों लूटा? क्योंकि आप ही लोगों ने तो इस देश में सभी लोगों को हथियार दिए हैं। तब रिम कहता है, आपको अभी भी लगता है कि रेबेल लोगों को हथियार हमारे देश ने दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्हें हथियार हमने नहीं दिए हैं। आप लोग सिर्फ अफवाहों पर विश्वास करते हो। अब उस जगह पर ना लाइट थी, ना पानी था और गर्मी से सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तब ताई देखता है कि उन लोगों को सिक्योरिटी देने वाली पुलिस अब वहां से जाने लगी थी। दूसरी तरफ साउथ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर कॉन्ग भी, जिसके पास नॉर्थ कोरिया के सभी लोगों के पासपोर्ट रखे हुए थे, कॉन्ग सभी के पासपोर्ट के सर्टिफिकेट बनाकर सभी को अपने साथ साउथ कोरिया ले जाना चाहता था। ताई भी वहां पर पहुंचकर उन सर्टिफिकेट को देख लेता है और ताई कहता है, तो तुम हमें साउथ कोरिया ले जाना चाहते हो? और ऐसा कहकर ताई उन सभी डॉक्यूमेंट को जला देता है। तब ताई और कॉन्ग दोनों के बीच में ही वहां पर हाथापाई होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आवाजें सुनकर हान और घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और हान कॉन्ग से पूछता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तब ताई अपने एम्बेसडर किम को कहता है, एम्बेसडर इन लोगों ने हमारी हेल्प इसलिए की ताकि ये लोग हमारा यूज कर सके। ये लोग नकली सर्टिफिकेट बनाकर हम लोगों को साउथ कोरिया ले जाना चाहते हैं। तब एम्बेसडर किम हान से पूछता है, क्या ये आपका प्लान था? तब कॉन्ग हान से कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम पर नॉर्थ कोरिया के लोगों की हेल्प करने का इल्जाम लगता और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ है। तब ताई सभी लोगों से कहता है, यहाँ से पुलिस ऑफिसर भी जा चुके हैं जो हमें अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कॉन्ग ने उन्हें जाने दिया। तब कॉन्ग कहता है, पुलिस वाले पर पर्सन के हिसाब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे पैसा ले रहे थे। क्या हम लोगों के पास इतना पैसा बचा है कि हम इतने लोगों की रक्षा के लिए पैसा दे पाए? आगे एम्बेसडर हान एम्बेसडर किम से अकेले में बात करता है और वो कहता है, मैंने आप लोगों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट बनाने का ऑर्डर नहीं दिया था और पुलिस वाले यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि हमें एक एक बंदे का पैसा उन्हें देना पड़ रहा था। तब एम्बेसडर रिम कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तब हान कहता है, अब हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और हमें मिलकर अपनी पावर्स का यूज करना होगा।
आगे वो लोग मिलकर मैप देखने लगते हैं और हान उन सभी से कहता है हमें हमारी एम्बेसी से किसी बड़ी एम्बेसी तक जाने का रास्ता खोजना होगा। हम अमेरिकन एम्बेसी जा सकते हैं पर उससे पहले हम इटालियन एम्बेसी भी जा सकते हैं जहां पर हम और जल्दी पहुंचेंगे और उनके पास यूएस गवर्नमेंट की भी हेल्प है, तो जरूर उनके पास प्लेन होगा जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर तब ताई कहता है नॉर्थ कोरिया के इटली से कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं है, तो वो लोग नॉर्थ कोरियन लोगों की मदद क्यों करेंगे, वो सिर्फ साउथ कोरियन लोगों की मदद करेंगे। तब नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर रिम मैप को देखकर कहता है यहाँ पर पास ही में इजिप्शियन एम्बेसी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात कर सकते हैं और वो लोग भी हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सुनकर हान कहता है तो हम लोग इटालियन एम्बेसी में हेल्प मांगने के लिए जाएंगे और आप लोग इजिप्शियन एम्बेसी में हेल्प मांगने के लिए जाएंगे क्योंकि उनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं। अब अगले दिन सुबह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर अलग अलग गाड़ी में बैठकर एम्बेसी से निकलने लगते हैं। तब हान अपनी वाइफ किम से कहता है कोई भी हो गेट मत ओपन करना, चाहे बाहर पुलिस भी क्यों ना हो, और वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हान की गाड़ी को कॉन्ग और किम की गाड़ी को टाई चला रहा होता है। वो लोग बाहर देखते हैं तो पूरा देश अस्त व्यस्त हो चुका था, जगह जगह पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। तभी आगे जाकर कॉन्ग को कुछ रेबेल लोग दिखाई देते हैं। तभी उनकी गाड़ी को आकर और लोग घेर लेते हैं। वहाँ मौजूद रेबेल लोगों को भी गाड़ियां दिखाई दे गई थी और वो गाड़ियों पर फायरिंग करने लगते हैं। तब कॉन्ग और ताई भी तेजी से वहाँ से गाड़ी ले जाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और आगे जाकर एम्बेसडर हान की गाड़ी और एम्बेसडर किम की गाड़ी दोनों ही अलग अलग रास्ते में चली जाती है। आगे किसी तरह से एम्बेसडर हान इटालियन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। तब इटली के एम्बेसडर हान से मिलते हैं। तब इटली का एम्बेसडर कहता है हमारे पास एक प्लेन है जो मेडिसिन लाने का काम करता है, पर हम उसमें अपने साथ नॉर्थ कोरियन लोगों को नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे उनके साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आप चाहो तो हम साउथ कोरियन लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। आगे हान और कॉन्ग अकेले में बात करने जाते हैं। तभी हान को एक आइडिया आता है और हान इटली के एम्बेसडर से कहता है एक्चुअल में जो नॉर्थ कोरियन लोग हैं वो हमारा साथ देने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए उन्हें बचाना जरूरी है। दूसरी तरफ टाई और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर भी इजिप्ट की एम्बेसी तक पहुंच गए थे, पर इजिप्ट के एम्बेसडर ने उन्हें पूरी तरह से ना कह दिया था कि वो किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आगे इटली का एम्बेसडर वापस आकर हान से मिलता है और वो हान से कहता है हमारी साउथ कोरियन गवर्नमेंट से बात हो चुकी है और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, इसलिए आप लोगों के साथ जितने भी लोग हैं हम उन्हें प्लेन में सीट प्रोवाइड करवा देंगे। प्लेन कल शाम 4 बजे उड़ेगा, इसलिए आप लोगों को कल शाम 4 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचना होगा। तब वहीं खड़ा कॉन्ग कहता है इनसे एक कार की मांग कीजिए क्योंकि हमारे पास सभी लोगों को यहाँ तक सेफली लाने के लिए कार नहीं है। तब हान मारियो से कार की रिक्वेस्ट करता है और इटालियन एम्बेसी उन्हें कार प्रोवाइड करवा देती है। आगे हान और कॉन्ग दोनों ही अलग अलग कारें लेकर साउथ कोरियन एम्बेसी में पहुंचते हैं। तब वहां पर नॉर्थ कोरिया एम्बेसडर रिम और टाई पहले ही पहुंच चुके थे और टाई सभी से कहता है हमारी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, पर अगर हम यहाँ से कारें लेकर निकलेंगे तो पिछली बार की तरह रेबेल हम पर हमला कर सकते हैं। तब वहीं खड़ा कॉन्ग कहता है तो तुम क्या चाहते हो, प्लेन यहाँ पर आए तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। तब हान उन दोनों को ही शांत करता है और वो एम्बेसडर रिम से कहता है मैंने सुना है कि इजिप्शियन एम्बेसी ने आपकी कोई हेल्प नहीं की और आप देख चुके हो कि पूरी सिटी बैटल ग्राउंड बन चुकी है, इसलिए आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब कार पर बुलेट्स के निशान देखकर एम्बेसडर रिम कहता है क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा किताबें होगी। आगे वो लोग जितनी भी किताबें एम्बेसी में मौजूद थी उन सभी को बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि अगर रेबेल लोग उनकी कार पर गोलियां चलाएंगे तो वो गोलियां किताबों को भेद नहीं पाएगी। सभी लोग किताबों के साथ साथ उन चीजों को ही ढूंढने लगते हैं जिनसे कार पर चलने वाली गोलियों को रोका जा सके। वो लोग कपड़ों की कुछ थैलियों में मिट्टी भी भरने लगते हैं ताकि जब गोलियां उन थैली पर लगे तो गोली रुक जाए। और आगे वो लोग कार पर किताबें चिपकाकर और मिट्टी की पोटलियां बांधकर और दूसरी चीजों से कारों को पूरी तरह से ढक देते हैं ताकि अगर रेबेल लोग कार पर गोलियां भी चलाए तो वो गोलियां कार के अंदर मौजूद लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी माइक पर अजान सुनाई देने लगती है और अजान की आवाज सुनकर कॉन्ग सभी लोगों को कहता है सभी लोग सुनो, हमारा टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा उससे पहले कि लोग नमाज पढ़ ले। तब जल्दी जल्दी सभी लोग कारों में बैठने लगते हैं और वो लोग कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे सभी लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और कोई भी उन पर हमला नहीं करता और वहां पर सड़कों पर कई सारी लाशें भी पड़ी हुई थी जिन्हें कुचलते हुए वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें आर्मी के भी लोग दिखाई देने लगे थे जो उस इलाके में स्थिति को संभाल रहे थे। तभी आर्मी के एक चेक पोस्ट पर उन लोगों की गाड़ियों को रोक लिया जाता है। तब कॉन्ग आर्मी के लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाने लगता है कि वो एम्बेसी की तरफ से है। तभी हान का सेक्रेटरी गोंग जिस कार को चला रहा था
वो कार का शीशा नीचे करके उसमें से सफेद झंडा बाहर निकलने लगता है, पर उस झंडे का कपड़ा कार के अंदर ही रह जाता है और डंडा बाहर निकल जाता है। ये देखकर बिल्डिंग के ऊपर से नजर रखने वाले आर्मी वालों को लगता है कि किसी ने कार के बाहर गन निकाल ली है और वो आर्मी वाले गन गन चिल्लाते हुए कारों पर फायरिंग करने लगते हैं और एक साथ वहां मौजूद सभी आर्मी वाले कारों पर फायरिंग करते हैं। किताबों और मिट्टी की थैलियों के कारण गोलियां अंदर नहीं जा रही थी। तब उन चारों ही गाड़ी के ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स में ले जाकर आर्मी चेक पोस्ट से दूर ले जाने लगते हैं। रिवर्स में जाते जाते वो कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं, तब सबसे पीछे वाली गाड़ी रुक जाती है और पीछे वाली गाड़ियों से एक्सीडेंट के कारण चारों ही गाड़ियां वहां पर खड़ी हो जाती है। तब आर्मी वाले भी उन गाड़ियों के करीब आने लगते हैं और वो लगातार उन गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे होते हैं। तब हान को अपने सामने खाली रोड दिखाई देती है और हान सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, गाड़ी सीधे निकालो। हान अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे पीछे तीनों गाड़ियां चलने लगती है और वो लोग आगे निकल जाते हैं जहां पर आर्मी के लोग मौजूद नहीं थे। पर आर्मी चेक पोस्ट से भी एक जीप बाहर निकलती है जिस पर गनमैन मौजूद था। आगे वो जीप उन गाड़ियों के पास आती है और गनमैन गाड़ियों पर लगातार गोली चलाने लगता है। तब कॉन्ग की गाड़ी के आगे उस गनमैन की जीप चलने लगी थी तो कॉन्ग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस जीप को टक्कर मारता है और उस गनमैन की जीप एक जगह पर जाकर टकरा जाती है। पर गनमैन तब भी नहीं रुकता, वो पीछे जाने वाली गाड़ियों पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। सबसे पीछे ताई की गाड़ी चल रही थी, उस पर भी वो फायरिंग करता है और गोलियों से बचने के लिए ताई अपनी कार को दूसरी दिशा में मोड़ देता है और उस गनमैन की जीप ताई की गाड़ी का पीछा करने लगती है। दूसरे रास्ते में 3 गाड़ियां जा रही होती है, तभी रास्ते में कई सारे रेबेल मौजूद थे और वो रेबेल लोग गाड़ियों के शीशे पर पेट्रोल बम फेंकते हुए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब वो लोग भी किसी तरह से उस जगह से गाड़ियों को तेजी से भगाने लगते हैं। तभी हान की गाड़ी से एक रेबेल आदमी टकराकर शीशे के अंदर आ गया था, पर अंदर बैठे लोगों ने उसकी गन को पकड़ लिया था, पर वो गोली चलाने का ट्राई कर रहा था। तभी कॉन्ग अपनी गाड़ी हान की गाड़ी के पास लाकर उसे ब्रेक लगाने के लिए कहता है और जैसे ही आगे जाकर हान अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाता है और तभी कॉन्ग अपनी गाड़ी को हान की गाड़ी के पीछे तेजी से ठोक देता है, जिसके कारण वो रेबेल आदमी बाहर फेंका जाता है। आगे वो तीनों गाड़ियां तेजी से चलते हुए इटालियन एम्बेसी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो सभी लोग अपने हाथों में सफेद झंडे लेकर एम्बेसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब रेबेल लोगों की गाड़ी भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गई थी। तब एम्बेसी के ऊपर आर्मी के लोग भी मौजूद थे तो वो भी रेबेल लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और मौका पाकर हान और उसके लोग सभी कारों के पीछे छिप जाते हैं। तभी सामने वाले रास्ते से टाई भी अपनी गाड़ी लेकर आ गया होता है और उसकी गाड़ी का पीछा अभी भी आर्मी की जीप कर रही होती है और गनमैन लगातार उसकी गाड़ी पर गोलियां चला रहा होता है। तब टाई अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और आर्मी मैन लगातार गाड़ी पर फायरिंग करता है। पर एम्बेसी के ऊपर बैठे हुए इटालियन आर्मी के लोग सोमालियन आर्मी की गाड़ी को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और वो लोग कहते हैं, ये इटालियन प्रॉपर्टी है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, ये आप लोगों के लिए फाइनल वार्निंग है। तब मजबूरन आर्मी वाले लोग और रेबेल लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो लोग इटालियन सोल्जर के निशाने पर थे। आगे हान खड़ा होकर सभी को कहता है, हम साउथ कोरियन डिप्लोमेट्स हैं और वो जाकर टाई की गाड़ी से एम्बेसडर रिम और लोगों को बाहर निकालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गोलियां लगने के कारण ताई मारा गया था। आगे वो लोग ताई की बॉडी को एम्बेसी के गार्डन में ही दफना देते हैं और उसके बाद बस में बैठाकर उन सभी को एयरपोर्ट ले जाया जाने लगता है। आगे उन सभी को कार्गो प्लेन में बैठा दिया जाता है जो प्लेन केन्या में जा रहा था। तब प्लेन में रिम हान को थैंक्स कहता है उनकी मदद करने के लिए। आगे प्लेन केन्या में लैंड होता है और वहां पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के ही लोग मौजूद थे। ये देखकर हान प्लेन में मौजूद सभी लोगों को देखकर कहता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोग हम लोगों का बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें बाहर जाकर एक दूसरे देश के लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है और ना ही बाहर जाकर मेल मिलाप करना है। ये हमारे बिछड़ने का समय है, इसलिए अंदर ही एक दूसरे को अलविदा बोल दो। आगे वो सभी लोग एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले मिलकर अलविदा कहते हैं और उसके बाद सबसे पहले साउथ कोरियन लोग बाहर निकलते हैं और सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया के लोग निकलते हैं। वो सभी लोग अपने अपने देशों के लोगों के साथ मिलकर कार में बैठने जाने लगते हैं और दोनों एम्बेसी के लोग एक दूसरे को इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे वो लोग एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। दोनों देशों की गाड़ियां अलग अलग रास्ते पर चल पड़ती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।